सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आज शुरू करते हैं हमारा रोमांचक सफ़र। बहुत ही अच्छे और बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको बताऊँगा आज किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो अगली नेक्स्ट क्लास लगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली हमारी क्लास होगी शाम को 5 बजे। उस समय हम जेट का पेपर सोल्व करेंगे। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जेट का पेपर सोल्व करेंगे हम शाम को 5 बजे की क्लास में। तो आपको ज़रूर आना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद में 6:30 बजे BHU की क्लास है। 6:30 बजे BHU का पेपर सोल्व करेंगे हम, और शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास लगती है। तो प्लीज़ कम आइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स रोज़ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। देखिए क्या है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीजों में होती है? सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीजों में होती है? ऑप्शन ए प्रमाणित बीज, ऑप्शन बी आधार बीज, ऑप्शन सी मूल केंद्रक बीज, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीजों में होती है सबसे ज़्यादा? प्रमाणित में, आधार में, मूल केंद्रक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है मूल केंद्रक बीज, बिल्कुल सही जवाब है। जो मूल केंद्रक बीज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? आनुवंशिक शुद्धता होती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता किस में पाई जाएगी? मूल केंद्रक बीजों में पाई जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है या कम समय में पकने वाली अरहर की किस्म है? दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है उपास 120, ऑप्शन बी है पूसा अगेती, ऑप्शन सी है प्रभात, और ऑप्शन डी है टाइप 121। बताइए जल्दी से, कम समय में या सबसे पहले पकने वाली फसल कौन सी होगी? कम समय में या सबसे पहले? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है उपास 120, बिल्कुल सही जवाब है। उपास 120 किस्म जो है वो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है या सबसे पहले पक जाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले विकसित की गई बाजरा की संकर किस्म है। अब बाजरे की संकर किस्म पूछी है आपसे यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा RCB2, ऑप्शन बी है हमारा HB फर्स्ट, ऑप्शन सी है हमारा WCC 75, और ऑप्शन डी है हमारा MH179। बताइए जल्दी से, RCB2, HB1, WCC 75 या MH179। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ABCD लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं लिखना। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला HB फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब है। जो HB फर्स्ट वैरायटी है वो किसकी है? बाजरे की पहली संकर किस्म है। HB फर्स्ट किसकी है? बाजरे की पहली संकर किस्म है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, सबसे कम गहराई से पानी निकालने का सिंचाई साधन है। सबसे कम गहराई से पानी निकालने का सिंचाई साधन पूछा है यहाँ पर। वापस से देखिए, साउंड प्रॉब्लम होगी। सबसे कम गहराई से पानी निकालने के लिए सिंचाई का अच्छा साधन माना जाता है। ऑप्शन ए चरस, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी बेड़ी जिसको दोलन बास्केट के नाम से भी जानते हैं, और ऑप्शन डी है पंप सेट। कम गहराई से पूछा गया है यहाँ पर। कम गहराई का मतलब सबसे ऊपर जो पानी होगा उसको निकालने के लिए चरस, रहट, दोलन बास्केट या पंप सेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है बेड़ी या दोलन बास्केट, बिल्कुल सही जवाब है। जब पानी सबसे ऊपर होता है तो उसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसको निकालने के लिए बेड़ी या दोलन बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे जब गहरा होता है पानी तो उसमें किसका किया जाता है? उसमें पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो दोलन बास्केट या बेड़ी कैसे होती है। जो भी जलाशय होता है, ये कोई छोटा सा तालाब है या कोई खड्डा है जिसमें पानी भरा है, वहाँ से पानी उठाने के लिए क्या करते हैं? एक डंडा होता है, उस डंडे के ऊपर एक आड़ा डंडा लगाया जाता है। एक तरफ लगाया जाता है बेड़ी या टोकरी, और दूसरी तरफ लगाया जाता है रस्सा या रस्सी। फिर आदमी यहाँ पर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद में इस रस्सी को खींचता है, इस रस्सी को ऊपर धकेलता है, तो ये जो टोकरी होती है ये पानी में गिर जाती है और भर जाती है। फिर ये इस रस्सी को खींचते ये ऊपर उड़ जाती है। फिर इसको घुमा के वहाँ पर जहाँ पर जल क्षेत्र या पानी की नाली होती है उस पर इसको खाली कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोलन बास्केट या दोलन टोकरी इस्तेमाल में ली जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा है, सबमर्सिबल पंप किस
स्थिति में कार्य करता है? देखिए सबमर्सिबल पंप किस स्थिति में कार्य करता है? ऑप्शन ए है हमारा पानी के अंदर, ऑप्शन बी है पानी के बाहर, ऑप्शन सी पानी आधा पानी में आधा बाहर या आधा पानी में, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से कहाँ पर कैसे कार्य करेगा ये जो सबमर्सिबल पंप होता है? जिसने जवाब दिया है पानी के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। ये जो मोटर होती है, ये सबमर्सिबल मोटर होती है, ये क्या करती है? ये पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है, पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है और वहाँ पर ये काम करती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो आपका कूलर होता है उसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो क्या रहती है? वो पूरी पानी के अंदर डूबी रहती है। तो उस प्रकार से आप को रिलेट करके याद रख सकते हो कि सबमर्सिबल पंप जो होता है वो पूरा पानी के अंदर डूबा रहता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है संसार की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है? संसार की पहली या विश्व की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली बोनी किस्म है? ऑप्शन ए पूसा बासमती 1, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी जया और ऑप्शन डी जगन्नाथ। बताइए जल्दी से पूसा बासमती 1, पद्मा, जया या जगन्नाथ? ए बी सी डी। जिसने पूसा बासमती 1 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा बासमती किस्म है वो संसार की सबसे पहली सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर संकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संकर चावल हाइब्रिड राइस का सर्वाधिक या व्यापारिक रूप से उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर चालू हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए जल्दी से भारत में, चीन में, जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में संकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? बताना है आपको। भारत, चीन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसने जवाब दिया है इसका चीन, बिल्कुल सही जवाब है। जो संकर चावल या हाइब्रिड राइस है वो सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुआ था? चीन में ही विकसित हुआ था। और उसका व्यावसायिक उत्पादन भी कहाँ पर विकसित हुआ था? उसका व्यावसायिक उत्पादन भी सबसे पहले चीन में ही प्रारंभ हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है संकर मक्का की बीज दर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और मैंने भी इसको लगभग 3 या 4 बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि संकर मक्का जो होती है उसकी बीज दर क्या है। तो आपको बतानी है संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 30 से 35 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा। संकर मक्का की सीड रेट बतानी है आप। जिसने 20 से 25 किलोग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो संकर मक्का या हाइब्रिड मेज होता है उसकी जो सीड रेट होती है वो 20 से 25 किलोग्राम मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 20 से 25 किलोग्राम मानी जाती है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, चाहे जेट हो, ICR हो, BHU हो, PAT हो या ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर आती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, भूलिए मत इनको। अगला सवाल देखिए क्या है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी खाद्यान्न, ऑप्शन सी अंडा और ऑप्शन डी है हमारा तिलहन। बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न, अंडा, तिलहन या कृषि का संपूर्ण विकास? जिसने जवाब दिया है अंडा, बिल्कुल सही जवाब है। जो रजत क्रांति का संबंध है वो किससे माना जाता है? अंडा उत्पादन से माना जाता है। अंडा उत्पादन से माना जाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर रेतीली व टीलेदार भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? रेतीली व टीलेदार भूमि पर सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको रेगिस्तान में पूछ रहा है वो, क्योंकि रेत तो रेगिस्तान में होती है और टीले भी वहीं होते हैं, मिट्टी के टीले। तो वहाँ पर जो भूमि की सर्वोत्तम सिंचाई विधि मानी जाती है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए प्रवाह विधि, ऑप्शन बी थाला विधि, ऑप्शन सी क्यारी विधि और ऑप्शन डी है हमारा फव्वारा विधि। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका जवाब? रेगिस्तान में टीलेदार के लिए कौन सी जवाब होगी, कौन सी विधि होगी? थाला नहीं आएगा इसमें, थाला विधि नहीं आएगी, इसमें आएगी फव्वारा विधि। जो दे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। जो रेगिस्तान में टीलेदार भूमि होती है वहाँ पर हम फव्वारा विधि का इस्तेमाल करते हैं। फव्वारा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी विधि का? फव्वारा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है
रेतीली मृदाओं में किस प्रकार के मृदा प्रोफाइल पाए जाते हैं? रेतीली मृदाओं में किस प्रकार के मृदा प्रोफाइल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कम गहरे, ऑप्शन बी बहुत गहरे, ऑप्शन सी उथले और ऑप्शन डी सतही यानी सतह के ऊपर। बताइए जल्दी से। मृदा प्रोफाइल, मृदा का काट पूछा है यहाँ पर, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। रेतीली मृदाओं में किस प्रकार का मृदा प्रोफाइल पाया जाता है? जिसने बहुत गहरा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो रेतीली मृदा होती है उसकी जो गहराई होती है वो बहुत गहरी होती है। जो गहराई होती है रेतीली मृदा की वो बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। रेगिस्तान का राजा किंग ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। रेगिस्तान का राजा या किंग ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए रोहिड़ा, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी खेरी और ऑप्शन डी आग। खेरी को हम खेर के नाम से भी जानते हैं, एक कंटीली झाड़ीनुमा संरचना होती है। बताइए जल्दी से क्या होगा। रेगिस्तान का राज्य वृक्ष तो रेगिस्तान का जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो तो क्या है, वो तो है खेजड़ी। और जो किंग ऑफ डेजर्ट या रेगिस्तान का राजा है वो कहलाता है खेरी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में केर पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपको रिलेट करके समझ सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेटिंग व स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है रेटिंग व स्ट्रिपिंग क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा अरंडी, ऑप्शन बी है हमारा जूट, ऑप्शन सी है हमारा गन्ना और ऑप्शन डी है हमारा मक्का। बताइए जल्दी से। अरंडी, जूट, गन्ना या मक्का। रेटिंग व स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है? अरंडी, जूट, गन्ना या मक्का। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला जूट, बिल्कुल सही जवाब है। जो जूट होती है उसमें हम क्या करते हैं, जूट को अलग करने के लिए और उसके जो रेशा होता है उसको सही करने के लिए, सुव्यवस्थित रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेटिंग और स्ट्रिपिंग नामक दो क्रियाएं करते हैं। तो रेटिंग और स्ट्रिपिंग का ध्यान रखना है आपको, जूट। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी है हमारा सीरिया और ऑप्शन डी है हमारा अमेरिका। बताइए जल्दी से। धान नहीं होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, धान नहीं आएगा यहाँ पर। रेशे के लिए उगाई गई अलसी का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। बताइए जल्दी से। रेशे के लिए उगाई गई अलसी का उत्पत्ति स्थान, जिसने सीरिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अलसी है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? अलसी का उत्पत्ति स्थान सीरिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? सीरिया को माना जाता है। तो रेशे के लिए उगाई जाने वाली अलसी का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? सीरिया। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? ऑप्शन ए भूरी क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति और ऑप्शन डी नीली क्रांति। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में अग्रणी है, या राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो आप। बताइए किस क्षेत्र में अग्रणी है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है पीली क्रांति, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? पीली क्रांति के संबंध में। पीली क्रांति का मतलब क्या होता है? पीली क्रांति का मतलब होता है तिलहन उत्पादन से। और राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो तेल वाली फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तेल वाली फसलें होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसलिए राजस्थान क्या है, अन्य राज्यों से तिलहन क्षेत्र में ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन होता है वो भी हमारे राजस्थान में ही होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। तो आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में किस तिलहनी फसल का उत्पादन होता है, तो आपको सरसों पे राइट करना है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भारत में सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान राइट करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जिसको बोलते हैं RCDF, कहाँ स्थित है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में और ऑप्शन डी है हमारा बूंदी। बताइए जल्दी से। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जिसको RCDF बोलते हैं, कहाँ पर है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या बूंदी। आंसर देना है आपको। जिसने जयपुर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है वो कहाँ पर है? वो जयपुर जिले के अंदर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर राजस्थान राज्य के पश्चिमी व उत्तर में थार का रेगिस्तान स्थित है।
जो राजस्थान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आप घबरा गए। क्वेश्चन तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो कितना है, रेगिस्तान का क्षेत्रफल है वो पूछा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। राजस्थान का कितना भाग है वो रेगिस्तान कहलाता है, राजस्थान का कितना भाग रेगिस्तान है बताइए जल्दी से। 61, 55, 70, 80 बताइए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 61% भाग बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान राज्य के पश्चिमी व थार का जो रेगिस्तान है वो लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और इसको जो डिवाइड करता है रेगिस्तानी क्षेत्र को और अरेगिस्तानी क्षेत्र को वो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, जो एक तरफ तो रह जाता है रेगिस्तान और दूसरी तरफ रह जाता है बिना रेगिस्तान वाला या अशुष्क क्षेत्र या बिना शुष्क क्षेत्र या सिंचित क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम क्या है। अभी मैंने बताया है आपको राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम, ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी है हमारा हिमालय। बताइए जल्दी से, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम क्या है, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला का नाम। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है अरावली बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है, राजस्थान राज्य की प्रमुख पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल देखिए क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और आप कहीं भी कोई सा भी एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट जॉब दोगे तो उसके लिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सही जवाब देना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को, 30 मार्च को, 2 मई को या 10 अक्टूबर को। बताइए जल्दी से, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून, 30 मार्च, 2 मई या 10 अक्टूबर। राजस्थान दिवस बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है 30 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय कृषि मंत्री, जिसका गठन किया गया था। तो बताना है आपको जो ICAR है वो उसकी स्थापना पूछी है यहाँ पर, ICAR की स्थापना कब की गई थी। तो ICAR की 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1948 को, 16 जुलाई 1965 को या 16 जुलाई 1932 को। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ICAR की स्थापना दिवस बताना है आपको, स्थापना कौन से सन में हुई थी। बताइए ABCD, सिर्फ ABCD कमेंट करिए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 1929 बिल्कुल सही जवाब है। जो ICAR की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1929 में हुई थी। अब देखिए ICAR से रिलेटेड मैं 3-4 आपको क्वेश्चंस और बता देता हूं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो ICAR का अध्यक्ष होता है, ICAR का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। ICAR का अध्यक्ष कौन होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री ICAR का अध्यक्ष होता है। फिर दूसरी बात यह है ICAR की फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चरल होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर उसके बाद में दूसरा ये है, आपको स्थापना दिवस पूछ ले या ICAR दिवस कब मनाया जाता है, ICAR दिवस पूछ ले तो ICAR दिवस को कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। ICAR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। 16 जुलाई के दिन ICAR की स्थापना हुई थी। या आपको ये पूछ ले कि जो ICAR है वो कौन से सन में स्थापना हुई थी, तो 1929 इसका राइट आंसर होगा। और ICAR कहाँ पर है, ICAR आप जानते हो सब नई दिल्ली में है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICAR से आएगा। क्योंकि भारत की जो सबसे मजबूत कड़ी है या सबसे जो कृषि की जो जड़ है, जहाँ जिस संस्था के बिना कृषि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भारत में, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ICAR। क्योंकि ICAR जो चाहेगा भारत में वही होगा। सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला कंट्रोल बॉडी है वो ये है ICAR। तो ध्यान रखना, ICAR से एक सवाल पूछा जाएगा। BHU के या ICAR के जो एग्ज़ाम है ना उसमें तो आता ही आता है ये कंफर्म, और जेट में भी पूछा जाता है।
अगला सवाल देखिए क्या है, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब इस सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि भारत का स्थायी भोजन है। दोनों का जवाब एक ही होगा। बताइए जल्दी से, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल को खाया जाता है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, भारतवर्ष की प्रमुख खाद्यान्न फसल। जिसने चावल जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी फसल है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल को माना जाता है। कौन सी फसल को माना जाता है? चावल की फसल को भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल माना जाता है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को खाया जाता है, खाद्यान्न फसलों में खाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों में चावल को खाया जाता है। जी हाँ, चावल को खाया जाता है, गेहूँ को नहीं खाया जाता है। गेहूँ को विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो पूछ ले कि भारत का स्थायी भोजन कौन सा है, तो चावल है, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग। सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये जो पंजाब और थोड़ा सा गुजरात है, सॉरी गुजरात पूरा, यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूँ खाते हैं। बाकी संपूर्ण भारत में लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लोग जो राजस्थान के लोग हैं वो सीधा ये सोचेंगे भारत में तो यार सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं, वो सीधा आंसर करेंगे टिक गेहूँ पर। गेहूँ नहीं होगा, चावल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, भारत में लेंटाना कैमरा किस देश से आयातित खरपतवार है। लेंटाना कैमरा एक विशेष प्रकार का खरपतवार है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसको जब पहले लाया गया था तो इसका पर्पस था सजावट। क्या पर्पस था इसका? सजावट के लिए इस पौधे को लाया गया था। लेकिन बाद में ये इस तरह से फैला और फैलते फैलते इसने पूरी जो खरपतवार की जो जातियाँ हैं उन सबको इसने नुकसान पहुँचाया। खरपतवारों को नुकसान पहुँचाने जो फसलों को नुकसान पहुँचाया, और फसलों को इतना नुकसान पहुँचाया कि आज ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। तो बताना है लेंटाना कैमरा जो है इसको किस देश से मंगाया गया था। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मैक्सिको जिसको हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है हमारा चीन। बताइए जल्दी से, लेंटाना कैमरा किससे मंगाया गया था? जिसने ऑप्शन बी मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका नाम जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका। भारत में लेंटाना कैमरा किस देश से आयातित है? मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका से। तो मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका से इसको मंगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना इसको ध्यान से। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में गोबर की खाद बनाने के लिए कौन सी विधि प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हीप विधि, ऑप्शन बी डीप विधि, ऑप्शन सी नाली विधि और ऑप्शन डी क्यारी विधि। बताइए जल्दी से, गोबर की खाद बनाने के लिए कौन सी विधि प्रचलित है? हीप, डीप, नाली या क्यारी? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है हीप विधि, बिल्कुल सही जवाब है। हीप का मतलब होता है ढेरी विधि, या जब हम पशु पालते हैं तो पशु का जो गोबर होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक साथ एक ढेर पर एक ही जगह डालते जाते हैं और वो क्या हो जाता है, ढेर हो जाता है। इसी तकनीक से हम क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो सड़ जाता है और गोबर बन जाता है, और फिर उसके बाद में हम उसको कहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हीप विधि है, ध्यान रखना। गोबर की खाद बनाने की कौन सी विधि प्रचलित है? हीप विधि प्रचलित है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चंस पूछा है यहाँ पर, भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी और ऑप्शन डी है हमारा उत्तरी दक्षिणी। बताइए जल्दी से, भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून या उत्तरी दक्षिणी मानसून? जिसने जवाब दिया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अधिकतम वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्दियों में जो बरसात होती है वो किसके कारण होती है, तो सर्दियों की जो बरसात होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये मावट बरसात को उत्पन्न करता है। किसको? मावट को। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, तो सर्दियों में होने वाली बरसात को हम कहते हैं मावट। मावट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है। ज्वार का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन ए 8.5 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन बी 9.5 मिलियन हेक्टर, ऑप्शन सी 70.5 मिलियन हेक्टर और ऑप्शन डी 11.5 मिलियन हेक्टर। बताइए जल्दी से ज्वार का कुल क्षेत्रफल। फिर ज्वार से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। क्षेत्रफल बताना है आपको ए बी सी डी। कौन सा होगा इसका जवाब? ए बी सी या डी? भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला 11.5 मिलियन हेक्टर, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत में ज्वार का कुल क्षेत्रफल है 11.5 मिलियन हेक्टर। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चंस इसमें जो ज्वार है, ज्वार का सबसे पहले तो आपको वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए, सोरगम बाइकलर होता है, ठीक है। ग्रेमिनी कुल की एक फसल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैमल क्रॉप या ऊंट फसल किसको कहते हैं, तो ज्वार को कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्वार को? क्योंकि देखो ज्वार में एक खासियत होती है कि जब तक इसको सिंचाई जल मिलता है और अनुकूल वातावरण की परिस्थितियाँ मिलती है तब तक ये अपनी बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत स्पीड से करता है। और जब इसको ये ऐसी वातावरणीय परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, बरसात नहीं होती है, सिंचाई जल की कमी हो जाती है, तो उस समय भी ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी गति को करता रहता है और स्पीड कम कर लेता है और रुक जाता है। और फिर जैसे ही वापस इसको पानी मिलता है, वापस से ये क्या कर लेता है, वापस से अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। और ये इसकी सूखा सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊँट की भी सूखा सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इन दोनों को क्या करते हैं, इसीलिए इन दोनों को रिलेट करके बताया गया है कि जो ज्वार की फसल होती है उसको ऊँट फसल या कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो पशुओं के चारे वाली फसल है, उसमें जो मुख्य फसल है वो मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है। तो चारे के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। और दूसरी बात ये है कि चारे के लिए अगर बीज दर पूछी जाती है आपसे कि ज्वार की 1 हेक्टर में फसल उगाने हेतु या चारे की फसल उगाने हेतु कितनी सीड रेट होगी, तो 40 किलोग्राम राइट आंसर है। राइट आंसर 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम करना है आपको सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होती है हमारी। न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजाना ऐसी 4 क्लासेस लगती हैं, जिसमें से एक बायो की होती है, एक एग्रीकल्चर की होती है, एक जेट का ओल्ड पेपर सॉल्व करवाते हैं, एक BHU का ओल्ड पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो आप ICR के स्टूडेंट हो या CGPAT या PAT के स्टूडेंट हो तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सबका सिलेबस सेम है। और CGPAT और PAT का पेपर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कल से सॉल्व करेंगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी आपको ऑनलाइन करवाई जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है? वापस देख लीजिए, भारत में जाइगोग्रामा बाइकलराटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा लेंटाना कैमरा, ऑप्शन बी है हमारा गाजर घास, ऑप्शन सी है हमारा नागफणी और ऑप्शन डी है हमारा जलकुंभी। ये चारों ही क्या है, ये चारों ही खरपतवार हैं। और इन चारों में से जो जलकुंभी है, लेंटाना कैमरा है, इनको और नागफणी, इनको क्या किस लिए लाया गया था? इनको मुख्य रूप से लाया गया था सजावटी पौधों के रूप में, क्योंकि ये दिखने में सुंदर लगते थे, लेकिन ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय खरपतवार की समस्या बन चुके हैं। तो इसका जवाब दीजिए, जाइगोग्रामा बाइकलराटा को हम नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जिसने बी जवाब दिया है गाजर घास, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो गाजर घास होती है, गाजर घास को हम बोलते हैं कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। किस घास के नाम से जानते हैं? कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस होता है। इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। और इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि जो गाजर घास के बीजों के संपर्क में या पौधे के संपर्क में आने पर मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाती है?
तो गाजर घास के बीजों के संपर्क में अगर मनुष्य की त्वचा आ जाती है तो उस पर एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैंने बता दिए, फिर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो मित्र कीट है वो गाजर घास को नियंत्रित करता है। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कांग्रेस ग्रास। इस पर सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। फिर दूसरा बात यह है कि अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो संपर्क में आ जाता है, जो स्किन संपर्क में आ जाती है तो क्या हो जाता है, तो एलर्जी हो जाती है या फिर खुजली रोग हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है, भारत में कितने प्रतिशत औसत वार्षिक वर्षा होती है बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारा 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है हमारा 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त कोई नहीं। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1 व 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत ए, बी, सी और डी, 120, 1200, 1 व 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा, जिसने जवाब दिया है 1 व 2 दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो कैसे, भारत की जो वार्षिक वर्षा होती है वो अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 120 होगी, सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में डेटा पूछ लिया जाए कि भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 120 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे मिलीमीटर में डेटा पूछ लिया जाए तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1200 मिलीमीटर। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कैसे भी वो सवाल पूछ सकता है, वो तो आपको क्वेश्चन तो ईजी होगा लेकिन वो आपको ऐसा घुमा के पूछेगा कि आपको जो सवाल याद होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और ज़्यादा सशक्त हो सके। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता तो सबको था, तो सब आप देखते भारत में औसत वार्षिक वर्षा, ऑप्शन पहला 120 सेंटीमीटर, इसको राइट कर देते हैं। लेकिन नीचे इसी का दूसरा छोटा भाई है, चचेरा भाई, वो दिया गया है 1200 मिलीमीटर। ये दोनों भाई हैं, तो आंसर सी वाला सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किस फसल में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किस फसल में किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, और ऑप्शन डी है हमारा मूंगफली। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उर्वरक पूछा है, सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग, ना कि कीटनाशी या रोगनाशी। तो उर्वरक प्रयोग बताना है किस फसल में होता है, गेहूं में, धान में, चना में, या फिर मूंगफली में। बताइए जल्दी से, गेहूं, धान, चना या मूंगफली। ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन गेहूं गलत जवाब है, लेकिन जिसने धान जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किया जाता है वो किस फसल में करते हैं, धान की फसल में करते हैं। तो ध्यान रखना, धान की फसल में सबसे ज़्यादा उर्वरक, कीटनाशी नहीं है, उर्वरक है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और उर्वरक की जहाँ पर बात आती है इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो बताइए भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी डीएपी, ऑप्शन सी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और ऑप्शन डी केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको हम किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है या केन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा होगा। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है यूरिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है वो कौन सा है, सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है। ये एक कार्बनिक उर्वरक होता है और इसी के साथ ये एक एमाइड उर्वरक भी होता है और सफ़ेद दानेदार रूप में होता है। किस रूप में होता है, सफ़ेद दानेदार रूप में होता है। हमेशा पर्णीय छिड़काव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर्णीय छिड़काव, दानों को छिड़का जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल आता है। कौन कौन से आते हैं वापस सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले पूछेगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, तो 46% होगी। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगा यूरिया कौन सा उर्वरक है, तो यूरिया कार्बनिक उर्वरक है या एमाइड उर्वरक है। फिर इसके बाद में पूछेगा जो यूरिया होता है वो किस रूप में होता है, तो ठोस रूप में होता है। सफ़ेद कलर की जो होती, सफ़ेद कलर की ठोस गोलियां होती हैं छोटी छोटी, उस रूप में पाया जाता है। फिर पूछेगा पर्णीय छिड़काव इसका हमेशा किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयोग होने वाला उर्वरक भी यूरिया ही है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है।
भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कल मैंने पूछा था राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो राजस्थान का आंसर होगा कुएं। अब भारत की सिंचाई बताइए, नहर, कुओं, तालाब या नलकूप? बताइए जल्दी से, नहरों, कुओं, तालाबों या नलकूपों से भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होगी? नहरों से, कुओं से, तालाबों से या नलकूपों से? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है नहरें, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो किससे होती है? नहरों से होती है। तो जो क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नहरी क्षेत्रफल ज़्यादा है और नहरें होती हैं, और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग और यूपी का कुछ भाग, वहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा की जाती है। राजस्थान से पूछ ले तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? आंसर कुएं हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? और उत्पादन के साथ साथ आप क्षेत्रफल वाले शब्द को भी जोड़ लो कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हमारा बिहार। तो बताइए भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? राजस्थान या बिहार? जिसने जवाब दिया है भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन का राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? राजस्थान के अंदर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है जेट में, तो ये बार बार पूछा ही जाएगा आपसे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? केला, नींबू वर्गीय फल, आम या पपीता? बताइए जल्दी से, केला, नींबू वर्गीय, आम या पपीता? किस फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल का है? केला, नींबू वर्गीय फल, आम या पपीता? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है, से वाला जवाब दिया है, सर्वाधिक आम का, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसका है? आम का है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। और इससे रिलेटेड और सारे सवाल हैं, जैसे इसको ऑस्ट्रेलिया ड्रुप कहते हैं फल का प्रकार, और इसका खाने वाला भाग है वो मीजोकार्प है, मध्य फल वित्ती है, और आम को फलों का राजा भी कहते हैं, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए अब एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ आपको, बहुत ही जल्दी हमारे इस चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, टॉपिक वाइज, जिसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे। सपोज दैट आप सुबह एग्रीकल्चर की क्लास ले रहे हो तो सुबह आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सपोज दैट वीट पढ़ा दिया आपको, तो वीट से रिलेटेड यानी गेहूं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ही क्लास में सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपका वहाँ पर एक बार आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली, फिर उसके बाद में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि उससे बाहर कोई सवाल जाएगा। फिर जैसे वीट हो गया, फिर वीट के बाद में केला हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, या फिर कोई दूसरा टॉपिक है, जैसे राजस्थान की जलवायु खंड है या भारत में कृषि की स्थिति है, इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव बनाकर एक ही क्लास में आपको हल करवा दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज हल करवा दिए जाएंगे। और जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में भी जैसे सेल बायोलॉजी है तो कोशिका है तो कोशिका से रिलेटेड सारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद में कोशिका के अलावा जो दूसरे कोशिकाएं हैं उनसे रिलेटेड आ जाएंगे। इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको क्या करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी कुछ समय बाद आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप टेस्ट सीरीज में ज़्यादा आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए, मेरा यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जब एग्जाम में देने बैठोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कम से कम 20,000 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, 20,000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, इसका मतलब उनमें से आएगा जो। तो रोज़ के मैं आपको लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस करवाता हूं, अभी तो 200 से ज़्यादा करवा रहा हूं। ICAR BHU के एग्ज़ाम PAT के और जेट के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करवा के अगर टोटल मिला लिया जाए तो लगभग आप रोज़ के 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो 300 इंटू अगर आप 300 इंटू 30 करते हो तो एक महीने में कितने होते हैं, एक महीने में लगभग 9,000 क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। 9,000 क्वेश्चंस जो आदमी एक महीने में सॉल्व कर रहा है वो कहाँ पर जाएगा, उसकी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट इस लाल वाले बटन को, जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर भी दिखाइए, इसको भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारी क्लासेस आपको मिल सके। अगला सवाल क्या है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है?
वहाँ पर अलग फसलें थी। देखिए वहाँ पर क्या क्या फसल थी, वहाँ पर जो फसलें थी सॉरी फल था वहाँ पर। भारत में सर्वाधिक किस फल का क्षेत्रफल है, तो फल में तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पूछा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है, तो फल में तो आम है। अब फसल बताना है बाजरा, चावल, मक्का या कपास। बताइए जल्दी से, बाजरा, चावल, मक्का या कपास। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है चावल, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल की फसल का है। चावल की फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक माना गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक कीटनाशी। अब देखो पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, भारत में सबसे अधिक उर्वरक। तो उर्वरक सबसे ज़्यादा किसमें करते हैं, उर्वरक मैंने पहले बताया था आपको, उर्वरक करते हैं धान की फसल में। अब पूछा है कीटनाशी, तो कीटनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं, बताइए जल्दी से, कपास में, गन्ना में, सोयाबीन में या फिर धान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक कीटनाशी किस फसल में प्रयोग किया जाता है, कपास, गन्ना, धान या सोयाबीन। जिसने जवाब दिया है कपास, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे अधिक कीटनाशी हम इस्तेमाल करते हैं, भारत में सबसे अधिक कीटनाशी का इस्तेमाल किया जाता है कपास की फसल में। किस में किया जाता है, कपास की फसल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कीटनाशी पूछिए तो कीटनाशी या रोगनाशी कपास में होंगे, और उर्वरक पूछिए आपसे तो उर्वरक का जवाब होगा धान। ठीक है, कपास मालवेसी कुल का पादप है। कपास के अलावा एक भिंडी है जो भी मालवेसी कुल का पादप है। ये दो ही ऐसी फसलें हैं जो मालवेसी कुल में आती हैं, जो हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारी आती है लेकिन जेट ICAR BHU के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कपास और भिंडी, इन दोनों का कुल वो आपसे जरूर से जरूर पूछेगा। कपास और भिंडी दोनों ही मालवेसी कुल के पादप हैं, जरूर से पूछेगा वो आपको जरूर से पूछेगा कपास या भिंडी का कुल बताइए। तो जब आप क्वेश्चन आप देखो तो उस समय आप याद कर लीजिएगा, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुना था या पढ़ा था। अगला सवाल क्या है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था वह है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, फिर उसके बाद में JNKVV जबलपुर, फिर UAS बेंगलोर। अब मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर दीजिए फिर बताऊंगा मैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बताइए जल्दी से, 1960 में कहाँ पर खुला था। जिसने जवाब दिया है GBPUAT, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है, पंतनगर में। और पंतनगर, जब ये यूनिवर्सिटी 1960 में बनी थी तब पंतनगर था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में था। फिर जब दो अलग अलग राज्य हुए, उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना और उसका नाम हो गया उत्तरांचल। क्या हो गया, उत्तरांचल। और जो आज का उत्तराखंड है, आज उत्तराखंड को जिस नाम से आप जानते हो वो ही इतिहास का क्या है, वो ही इतिहास का उत्तरांचल है। तो उत्तराखंड ही उत्तरांचल है, और उत्तराखंड के अंदर क्या है, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो आप समझ गए। अब अगर आपको वहाँ पर उत्तरांचल ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, अगर आपको उत्तराखंड ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, अगर आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन मिल जाए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों है, तो फिर आपको चूज करना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है अभी पंतनगर जो सिटी है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन वो जानबूझकर पूछेगा। वो आपको ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा आपको वो उत्तराखंड, फिर दूसरा देगा उत्तरांचल, फिर तीसरा देगा A और B दोनों, और चौथा देगा आपको उत्तर प्रदेश। तो जब जो पुरानी किताबें हैं, जो पुराना डाटा है उसमें तो अभी तक क्या छपा हुआ है, अभी तक उसमें उत्तर प्रदेश ही छपा हुआ है। तो आप अपने जो नोट्स हैं उसको अपडेट करिए, उत्तराखंड में नहीं है वो, सॉरी उत्तर प्रदेश में नहीं है वो, उत्तराखंड के अंदर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो आगे बताऊँगा। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में हरित क्रांति, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए है हमारा 1964-65, ऑप्शन बी है हमारा 1966-67, ऑप्शन डी है हमारा 1969-70 और ऑप्शन डी है हमारा 70-71। बताइए जल्दी से ABCD। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1964-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80। बता दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 1966-67, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1966-67 में। कब हुई थी, 1966-67 में हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा।
भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, बताना है आपको। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। ऑप्शन ए है हमारा चावल, ऑप्शन बी है कपास, सी गेहूं और डी मक्का। कुछ स्टूडेंट कल इस क्वेश्चन पर थोड़ा कमेंट भी आया था कि वहाँ पर प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव में सर वहाँ पर दाल वाली फसलें होंगी, तो दाल वाली फसलें नहीं होगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था, उत्पादन बहुत कम था और उस उत्पादन को बढ़ा दिया गया, तो राइट आंसर गेहूं ही होगा, दाल वाली फसल नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। बिल्कुल आपको 4-5 बुक से डाटा वेरीफाई करके फिर ही आपको सवाल पढ़ाया जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा। जिसने से जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म 1967 में कौन सी है। 1967 में 68 में विकसित की गई थी। धान की बोनी किस्म बताना है आपको। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म, सवाल पहले भी पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। प्रथम बोनी किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी प्रथम बोनी किस्म, जया, शक्ति, पूसा बासमती या TN फर्स्ट। जिसने पूसा बासमती एक जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी, भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म पूसा बासमती एक जानी जाती है। अगला सवाल क्या है देखिए, भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश द्वारा हुआ। भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश द्वारा हुआ। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है हमारा इजराइल। तो बताइए भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश द्वारा हुआ, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका या इजराइल। भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश द्वारा हुआ, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका या इजराइल। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है इजराइल, बिल्कुल सही जवाब है। इजराइल एक देश है, वहाँ से क्या हुआ, ड्रिप सिंचाई का आगमन हुआ। और ड्रिप सिंचाई क्या होती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, जो मुख्य रूप से हम अपनाते हैं। एक तो फसलों के अंदर सब्जियों के अंदर अपनाई जाती है और दूसरी जो फल वृक्ष होते हैं उसमें अपनाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है। और जब सबसे ज़्यादा जो सिंचाई दक्षता होती है वो ड्रिप सिंचाई पद्धति की होती है। किसकी होती है, ड्रिप सिंचाई पद्धति की मानी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिप से रिलेटेड एक सवाल आता है वहाँ पर। तो मैंने अभी कहा था कि चलो इससे रिलेटेड एक सवाल बाद में बताऊंगा, तो वो सवाल मैं शायद भूल गया, सवाल किससे रिलेटेड था ये मेरे को याद नहीं है, हरित क्रांति का था या पता नहीं किसका था। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में आ जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू स्टूडेंट है तो। और हम मिलेंगे शाम को 5 बजे जेट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दिन में जेट की क्लास लगा चुका हूँ, हालत बहुत ख़राब रहती है, स्टूडेंट बहुत कम आते हैं और वो वीडियो का जो क्लास होती है उसका इतना मतलब जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है कि फिर वो वीडियो रैंक नहीं करती है, लोगों तक पहुंचती नहीं है वो वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए आप। और BHU का तो उससे भी ज़्यादा ख़राब। जेट तो चलो ठीक है, जेट में तो मानते हैं कि एक एवरेज है, ठीक ठाक आ जाते हैं, ठीक ठाक भी नहीं आते हैं। लेकिन BHU में तो 10 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट, पेपर इतनी मेहनत से मैं सोल्व करता हूँ, आंसर ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लाता हूँ और आप उसको शेयर ही नहीं करते। अरे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, कैसे ही करो, शेयर करो उसको, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट आए तो ज़्यादा एनर्जी के माध्यम से पढ़ा सकूँ मैं। तो आज और देख लेते हैं, अगर आज 25 से ऊपर नहीं हुई तो फिर शायद ही वो क्लास लग पाएगी, फिर उसकी जगह कोई दूसरा सेगमेंट चालू करना पड़ेगा। तो भारत में ड्रिप सिंचाई का होगा इजराइल। और अभी सुबह की क्लास में बस इतना ही, शाम को 5 बजे जेट का पेपर सॉल्व करवाएंगे आज। तो तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।